हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछले क्लास में हमने मटेरियल चैप्टर से शुरू किया था और मटेरियल में हमने केस स्टडी 1, केस स्टडी 19 एंड केस स्टडी 26 सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 40 एंड केस स्टडी नंबर 42। दोनों ही केस स्टडी मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से हैं। चलिए लेट्स बिगिन। Tropic Private Limited was engaged in the business of manufacturing product P. The product P requires 2 units of material R. Material R के लिए 2 यूनिट्स की जरूरत है। मींस एक फिनिश गुड में 2 यूनिट मटेरियल R लगता है। The company intends to sell 24,000 units of product P. कंपनी चाहती है कि वो 24,000 प्रोडक्ट P का बेचे, मींस फिनिश गुड्स 24,000 बेचना है। And does not wish to retain any closing stock. कोई क्लोजिंग स्टॉक में अपने को कुछ नहीं चाहिए। However, the opening stock of product P is 4,000 units. लेकिन ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 4,000 यूनिट्स है, तो कितने यूनिट्स मेरे को बनाने की जरूरत है? यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड 24,000 बनाना है, मींस बेचना है, जिसमें से 4,000 अपने पास ऑलरेडी है, तो 20,000 यूनिट्स हम बनाएंगे। फिर raw material R has to be procured after considering the opening stock of R amounting to 10,000 units. अब रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी है। The technical team further confirms that the yield in the course of manufacture of product P is 80% of the input. इसका मतलब है कि अगर मेरे को 20,000 यूनिट्स बनाने हैं तो इसके लिए मेरे को इनपुट क्या करना पड़ेगा? क्या 20,000 के हिसाब से हर एक यूनिट का 2 kg लगता है तो 20,000 इंटू 2 40,000 kg डालू क्या? नहीं, मैं जितना भी इनपुट डालता हूं उसका 80% रिजल्ट मेरे को मिलता है। जितना इनपुट डालता हूं उसका 80% रिजल्ट मेरे को मिलता है। तो मेरे को आउटपुट कितना चाहिए? 20,000 तो आउटपुट चाहिए। 20,000 इंटू 2 मीन्स 40,000 मेरे को गुड यूनिट्स चाहिए। 40,000 kg तो मेरे को डालना ही पड़ेगा गुड यूनिट्स। तो अब इसके लिए 40,000 अगर मैं सिर्फ डालता हूं, सोचिए 40,000 kg अगर रॉ मटेरियल मैंने डाला तो क्या मेरे को आउटपुट 20,000 का मिलेगा? नहीं, आउटपुट तो मेरे को 80% मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरे को 40,000 से ज्यादा डालना पड़ेगा। तो कितना यूनिट्स मैं डालूंगा? इनपुट यूनिट्स 20,000 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 80%, दैट मींस 20,000 बाय 80%, तो 25,000 का इनपुट डालना पड़ेगा, तब जाके 20,000 बनेगा। समझ गए? मैं अगर 25,000 यूनिट्स की तैयारी करूंगा तब जाके 20,000 यूनिट्स बन के मेरे पास आएगा। तो 25,000 यूनिट्स के लिए मेरे को 50,000 यूनिट्स डालना पड़ेगा। अब 50,000 में मेरे पास 10,000 पहले से है, माइनस 10,000 यूनिट्स, तो 40,000 यूनिट्स मेरे को प्रोक्योर करने पड़ेंगे। 40,000 यूनिट्स मेरे को प्रोक्योर करने पड़ेंगे। The company presently procures its annual requirement of material on a quarterly basis. कंपनी क्या कर रही है? क्वार्टरली बेसिस पे प्रोक्योर करती है, मींस हर 3 महीने में एक बार। तो 40,000 बाई 4, 10,000 यूनिट्स कंपनी मंगा रही है अभी फिलहाल करेंटली from its regular supplier, enjoying a discount of 2.5% on the invoice price of the material of 20 rupees per unit. Every time the company places orders of material R, it incurs 125 for each of the order placed. तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। The company also has taken a rented warehouse for storing material R and the annual storage cost is rupees 10 per unit. Carrying cost 10 rupees आता है। The company appointed Mr. T, a chartered accountant, to review the cost of inventory and provide measures of improvement of cost. After reviewing the material purchase and consumption pattern, Mr. T has suggested the implementation of Wilson's EOQ would be beneficial to the company. He emphasized that the change in the quantity order would result in reduction of inventory carrying cost. तो यहाँ पे बात हो रही है कि EOQ को हमें implement करना चाहिए। Mr. T further reviewed the labor costing and identified that the employees were paid overtime wages to ensure timely completion of projects. Overtime wages comprised of daily wage and 100% of daily wages as overtime premium. तो प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए हम डेली वेज तो देते ही हैं, साथ में कभी ओवरटाइम भी कराना पड़ता है। और ओवरटाइम में हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं? जो डेली वेज है उसका 100% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। दैट मीन्स
ओवर टाइम का रेट डबल होगा डेली वेज रेट से, सिंपल एकदम। Based on the cost record, it was understood that every month had 180 hours of regular working hours which was remunerated at 200 per hour. तो 180 hours का हम 200 के हिसाब से पेमेंट करते हैं 36,000 एंड ओवर टाइम ऑफ 20 आवर्स, 20 ओवर टाइम आवर्स है, तो ओवर टाइम का पेमेंट कैसे हो रहा है? डबल रेट से, 200 का डबल 400, 8,000, सब मिला के 44,000 हमने दिया। मिस्टर टी सजेस्टेड दैट द अबव टाइम टेकन में बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड। मान लेते हैं कि अबव जो टाइम लग रहा है कितना, 180 आवर्स प्लस 20 आवर्स, मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड आवर्स है। एंड अ स्कीम ऑफ इंसेंटिव शुड बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस ओवर टाइम कॉस्ट। और कुछ इंसेंटिव स्कीम हमें लाना चाहिए ताकि हम अपने लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। He further indicated that the Rowan scheme of incentive be used to measure performance and the improved productivity per hour would be 125 units per hour. मिस्टर टी ने सजेस्ट किया कि हम रोवन स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर हम रोवन स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या आने वाली है, 125 यूनिट्स पर आवर, 125 यूनिट्स पर आवर। तो आवर्स टेकन मिल जाएगा आपको, लेबर कॉस्टिंग का सवाल है ये। आवर्स टेकन क्या होगा, आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं? भैया मेरे को तो 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, नहीं 20,000 यूनिट्स आपको बनाने हैं, हाँ सॉरी 20,000 यूनिट्स ही तो बनाने हैं ना, 24,000 यूनिट्स बनाने थे जिसमें से 4,000 आपके पास था, तो 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर आवर में 125 यूनिट्स बनता है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 125, 160 आवर्स लगेगा, 160 आवर्स आपको लगेगा। और आपको समय दिया कितना गया है, आवर्स अलाउड कितना है, आवर्स अलाउड है 200 आवर्स, एकदम सिंपल है। अब अपने को निकालना है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल आर टू मीट द टारगेट सेल्स ऑफ 24,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। मटेरियल आर कितना लगने वाला है, तो 24,000 यूनिट्स मेरे को सेल करना है, 4,000 मेरे पास पहले से है, 24,000 सेल्स है, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे 4,000, तो 20,000 प्रोड्यूस करना है। अब 20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, तो रॉ मटेरियल मेरे को क्या 20,000 के हिसाब से डालना होगा, नहीं, मैं जितना डालूंगा मेरे को 80% ही मिलेगा। तो 20,000 अगर मेरे को चाहिए तो डिवाइड बाय 80% करिए, 25,000 यूनिट्स मींस आपको 25,000 यूनिट्स के हिसाब से इनपुट डालना पड़ेगा। 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक यूनिट पे 2 लगता है, तो 50,000 यूनिट्स लगने वाला है, 50,000 यूनिट्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फिर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी एज पर द करंट इन्वेंट्री पॉलिसी एंड विल्सन्स ईओक्यू। चलिए एक सेकेंड, तो करंट में क्या चल रहा है, करंट इन्वेंट्री पॉलिसी, करंट इन्वेंट्री पॉलिसी 40,000 यूनिट्स चाहिए अपने को, और हम ऑर्डर कैसे कर रहे हैं, क्वार्टरली ऑर्डर कर रहे हैं, 40,000 यूनिट्स और हर 3 महीने में एक बार ऑर्डर, मतलब हम कुल 4 बार ऑर्डर करते हैं ना, हर 3 महीने में एक बार हो रहा है, तो करंट इन्वेंट्री पॉलिसी में हम 10,000 यूनिट्स पर ऑर्डर में ऑर्डर करते हैं। और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है ईओक्यू क्या होगा, तो ईओक्यू भी बता देते हैं, √2a अपॉन सी 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन क्या है हमारा, भैया एनुअल कंजम्पशन 40,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 125 है, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपीज है, सॉल्व करिए, 2 इंटू 40,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट, यह आएगा 1,000 यूनिट्स पर ऑर्डर, 1,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। तो ऑर्डर क्वांटिटी एज पर करंट इन्वेंट्री पॉलिसी 10,000 और ईओक्यू 1,000, हाँ तो यही ऑप्शन सही है ना। फिर थर्ड, द नेट सेविंग्स टू इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन माइग्रेशन फ्रॉम द करंट इन्वेंट्री पॉलिसी टू द विल्सन्स ईओक्यू पॉलिसी विल बी। क्या सेविंग्स होगी या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो अपने को बताना है, अगर हम करंट पॉलिसी से ईओक्यू में शिफ्ट हो जाए तो ये एकदम सिंपल है, करना तो अपने को आता ही है। देखेंगे करंट पॉलिसी में अपना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, और जब हम ईओक्यू को फॉलो करेंगे तब हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा।
EOQ वर्सेस सप्लायर्स डिस्काउंट। देखिए ये है करंट पॉलिसी, ये है EOQ। यूनिट्स पर ऑर्डर क्या है करंट पॉलिसी में? 10,000 यूनिट्स, और EOQ में अपना है 1,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट आएगा, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 40,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। परचेज कॉस्ट हमारा क्या है? परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट है 20 रुपीज, और मेरे को 2.5% का डिस्काउंट भी मिलता है। 20 इंटू 97.5%, क्योंकि 2.5% का डिस्काउंट मिला ना, तो परचेज कॉस्ट 40,000 इंटू 20 इंटू 97.5%, तो 20 इंटू 97.5%, 7,80,000। अब EOQ में 40,000 यूनिट्स परचेस करेंगे 20 के हिसाब से, यहां तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 8 लाख। सेकेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो करेंट पॉलिसी में हम हर क्वार्टर में ऑर्डर करते हैं, तो 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं, 4 इंटू 125, 500। और EOQ में हम कितनी बार ऑर्डर करेंगे? 40,000 यूनिट्स चाहिए, हर बार 1,000 यूनिट्स मंगाते हैं, तो 40 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, 40 इंटू 125, 5,000। और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला Q/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, Q/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्वांटिटी 10,000 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यह आएगा 50,000। आप टोटल करिए, 7,80,000 प्लस 50,000 प्लस 500, 8,30,500, ये मिल गया। और EOQ के केस में 8 लाख है, 5,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? भैया कैरिंग कॉस्ट भी तो 5,000 आना चाहिए ना, क्योंकि EOQ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। देख लेते हैं ये भी, तो 1,000 बाई 2 इंटू 10, ये बिल्कुल 5,000 रुपये आएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ हमारा? 8 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000, 8,10,000। Therefore सेविंग्स 830,500 पहले लग रहा था, अब 8,10,000 लगेगा, माइनस 830,500, 20,500 रुपीज की सेविंग्स हो गई, 20,500 की सेविंग्स है, सेविंग्स फ्रॉम EOQ 20,500। फिर फोर्थ, इंसेंटिव पेबल अंडर द रोवन इंसेंटिव स्कीम। रोवन इंसेंटिव स्कीम में हम इंसेंटिव कितना देंगे? तो रोवन इंसेंटिव स्कीम का फॉर्मूला क्या था? R फॉर रोवन, R फॉर रेशियो, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर, यही है। टाइम टेकन क्या है अपना? भैया टाइम टेकन 160 है, निकाला था ना हमने, डिवाइड करके 125 से 20,000 यूनिट्स बनाने थे, और हर एक घंटे में 125 यूनिट्स बनेंगे, तो 160 आवर्स लगेगा। टाइम अलाउड कितना है अपना? 200 आवर्स, 180 और 20 बोला गया था क्वेश्चन में कि 200 को स्टैंडर्ड मान लो। टाइम सेव्ड 40 आवर्स, वेज रेट पर आवर था शायद 10, एक बार देख लेते हैं, नहीं वेज रेट सॉरी 20 है, 200 है, 200 सॉल्व करिए, 160 बाई 200 इंटू 40 इंटू 200, 6,400 रुपीज का वेजेस जाएगा, 6,400 रुपीज। फिर द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम ओवर द ओवर टाइम प्रीमियम अमाउंट्स टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट में हम क्या दे रहे हैं पैसे? करंट में बेसिक 180 इंटू 200, 36,000,
और ओवर टाइम का 20 आवर्स का डबल रेट से 400 के रेट से, तो 8000, ये हो गया 44,000। और इंसेंटिव में बेसिक वेज 200 इंटू 160 तो देना ही पड़ेगा 32,000, और इंसेंटिव कितना जा रहा है 6400 का, सब मिला के 38,400 रुपीज यहां पर हमने दिए। तो सेविंग्स कितने की हुई, देयरफॉर सेविंग्स 44,000 माइनस 38,400, 5,600 रुपीज की सेविंग्स है। एकदम इजी, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं सारे आंसर सही है तो। 1 का डी, 2 का ए, 1 का डी, 1 का सी है। अच्छा मैंने 50,000 यूनिट्स यहाँ पे ये लिख दिया, 50,000 यूनिट्स तो मेरे को इनपुट डालना है, 10,000 यूनिट्स तो अपने पास था ही, गलती हो गई ना, 10,000 यूनिट्स तो हमारे पास स्टॉक में था, 40,000 होगा ये, 40,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स इनपुट डालना होगा, 10,000 तो अपने पास स्टॉक में था, तो रिक्वायरमेंट तो 40,000 की है ना, ईओक्यू हमने 40,000 के हिसाब से निकाला था, बस गलती वहां पे ये कर दी थी। ठीक है, तो 40, 10,000, 1,000 ये सही है, 2,500 ये भी सही है, 6,400 ये भी सही है, और 5,600, तो ये डन है अपना। तो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 42 पे, 42 ही मटेरियल से आया है। आइए, Mr. Vikas, a toy importer, has understood the importance of manufacturing in India. He is backed up by the new government policies that motivate him to manufacture in India. As per the custom department, any import made for the manufacturing under Made in India custom duty will be refunded up to 80%. तो हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उसमें कस्टम ड्यूटी 80% तक रिफंड हो जाएगा। विकास डिसाइडेड नॉट टू इंपोर्ट टॉय फ्रॉम चाइना एनीमोर, पहले वो चाइना से मंगा रहा था, अब चाइना से नहीं मंगाएगा। इंस्टेड इंपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम श्रीलंका, अब हम श्रीलंका से रॉ मटेरियल मंगाएंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स टॉयज इन इंडिया अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद श्रीलंका गवर्नमेंट, एनी इंपोर्ट फ्रॉम श्रीलंका विल रिसीव टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, विकास ऑर्डर्ड मटेरियल जेंगा एंड जेंगा फ्रॉम श्रीलंका, एक से XCNDG है, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये तो जेंगा है, ठीक है, अपने मटेरियल एक्स बोलेंगे। डिटेल्स आर गिवन बिलो, मटेरियल एक्स 15 लाख रुपीज श्रीलंकन के हिसाब से, और मटेरियल जेंगा का 18 लाख रुपीज श्रीलंका के हिसाब से, तो फैक्ट्री कॉस्ट 33 लाख आया, कंटेनर कॉस्ट है 2 लाख, तो ये श्रीलंकन रुपीज है। फ्रेट अप टू लोडिंग शिपमेंट ऑफ शिप, लोडिंग कराने तक मींस इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर है हमारा, उसके फैक्ट्री से ले जाके पोर्ट तक ले जाने का जो खर्चा है दैट इज 50,000, और ये किसने दिया है, एक्सपोर्टर ने। तो क्या ये मेरे जेब से लगा, नहीं, तो क्या मेरे कॉस्ट में आएगा, नहीं। FOB है, ओशन फ्रेट $2,000, इंश्योरेंस $1,500। When shipment reached India, it was unloaded at Chennai port. Vikas requested to put the goods in custom port warehouse. Vikas, due to cash crunch, was not in a position to pay custom duty and therefore did not file the bill of exchange. Custom authorities charge a penalty of 15,000. तो कोई भी पेनल्टी वगैरह कुछ भी लगता है तो क्या हमारे कॉस्ट में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, नॉट इंक्लूडेड। Finally, after a month, Vikas filed BOE and paid custom duty of 20% on CIF value of the shipment. देखिए अब यहाँ पे ना एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि जो CIF वैल्यू है उसमें हम ये 50,000 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक चैलेंज है, क्योंकि ये 50,000 तो मैंने नहीं दिया है, बट होना क्या चाहिए कि इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जब कस्टम पोर्ट पे जब गुड्स आएगा तो उसमें तो ये वैल्यू मान के ही चला जाएगा ना कि 50,000 लगा होगा, समझ रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आगे ये बताया भी हो कि इंक्लूड करना है या नहीं। IGST was also applicable at the rate 18% on the combined value of CIF and custom duty paid. तो CIF plus custom duty पे 18% का IGST लगेगा। He spent further a sum of INR 12,500 to bring the imported goods to his factory. Imported goods को अपने फैक्ट्री तक ले जाने में 12,500 और खर्च हो गए। An inspection was done on the goods and it was found that 5% of the goods were broken. 5% goods बेकार थे। This came to management as a surprise because generally such rate of defects on imports is 8%. जनरली 8% का डिफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 5% ही हुआ है, दैट मीन्स एबनॉर्मल गेन है आपका, एबनॉर्मल गेन हो गया ना 3% का।
एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट 0.25 INR, USD 75 INR, IGST क्रेडिट्स आर अवेलेबल, तो IGST को ऐड नहीं करेंगे। कंटेनर्स वर रिफंडेड एट INR 38,000, कंटेनर्स रिफंड करके 38,000 मिल जाएगा। तो अभी कितना लगा है? अभी लगा है 2 लाख श्रीलंकन रुपीज, और एक श्रीलंकन रुपीज की वैल्यू INR में है 0.25, मतलब 50,000 रुपीज लगा, इसमें से 38,000 रिफंड आ जाएगा, तो 12,000 रुपीज कंटेनर की कॉस्ट है। कंटेनर की कॉस्ट 12,000 रुपीज है। Indian and Sri Lankan brokers were paid commission by Vikas on factory cost. Indian broker charged 6%, whereas Sri Lankan broker charged 12%. CIF includes FOB, इंश्योरेंस एंड ओशन फ्रेट। CIF में FOB वैल्यू है, इंश्योरेंस है और ओशन फ्रेट है। तो FOB 35,50,000 है, इसमें से 2 लाख तो कंटेनर का कॉस्ट माइनस होगा क्योंकि वो रिफंडेबल है, तो 33,50,000 FOB वैल्यू मेरे को मानना है कस्टम ड्यूटी के हिसाब से। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय विकास? कॉस्ट ऑफ शिपमेंट क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ शिपमेंट निकालने के लिए देखिए हम क्या क्या लेंगे। पहले तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम कस्टम ड्यूटी कंप्यूट करेंगे। वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब ये कस्टम ड्यूटी कैसे निकलेगा भाई साहब? देखिए आपकी FOB वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? FOB वैल्यू गिवन है 35,50,000। इसमें से कंटेनर का जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कंटेनर रिफंडेबल है। लेस कंटेनर कॉस्ट 2 लाख रुपीस कंटेनर का माइनस हुआ, 33,50,000 कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में 0.25, तो ये INR में आएगा 33,50,000 इंटू 0.25, 8,37,500। अब इसमें प्लस करते हैं, क्या क्या प्लस करना पड़ेगा? इंश्योरेंस का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस फ्रेट। इंश्योरेंस का कितना लगा होगा? इंश्योरेंस का लगा है हमारा $1,500 और $1 का रेट है 75। 1,500 इंटू 75, 112,500, और फ्रेट का 2,000 इंटू 75, 1,50,000। टोटल ये अपना क्या आ गया? 837,500 प्लस 112,500 प्लस 1,50,000, 11 लाख रुपीज। 11 लाख रुपीज। तो कस्टम ड्यूटी इस 11 लाख रुपीज पे चार्ज होगा। देयरफॉर कस्टम ड्यूटी 11 लाख पे 20%, 2,20,000, 2,20,000। देयरफॉर इसमें से रिफंड कितना मिल जाएगा? रिफंड 80%, 1,76,000 रिफंड हो गया, 44,000 कस्टम ड्यूटी हमारे जेब से लगेगा। सिंपल है। तो वैल्यू ऑफ शिपमेंट में हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहले ये 11 लाख की वैल्यू लेंगे, CIF 11 लाख प्लस कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स का कितना लगा? 44,000 प्लस कंटेनर का चार्ज। तो कंटेनर का चार्ज अब नेट में लेंगे ना, कंटेनर का चार्ज हमारा 12,000 है। इसके बाद और क्या लग रहा है? CIF हो गया, कस्टम हो गया, कंटेनर चार्ज हो गया, एक कमीशन लग रहा है। कमीशन, कमीशन कितना है? तो कमीशन दो लोगों को हम दे रहे हैं, एक इंडियन ब्रोकर्स को, एक श्रीलंकन ब्रोकर्स को। तो इंडियन ब्रोकर्स क्या कमीशन ले रहे हैं? इंडियन ब्रोकर्स कमीशन ले रहे हैं 6% का। किस पे? फैक्ट्री कॉस्ट पे। फैक्ट्री कॉस्ट अपना है 33 लाख, 33 लाख इंटू 0.25, इंडियन रुपीज में निकाल रहे हैं ना, तो 0.25 से मल्टीप्लाई किया 6%, और श्रीलंकन ब्रोकर्स ले रहे हैं 33 लाख इंटू 0.25 इंटू 12%। 12% इनका रेट है ना? यस। तो इन दोनों का सम क्या आने वाला है? 33 लाख
इंटू 0.25 इंटू 6%, 49,500, और श्रीलंकर का 33 lakhs इंटू 0.25 इंटू 12%, 99,000। तो सब मिलाकर हमारा टोटल कमीशन क्या आया? 49,500 प्लस 99,000, 148,500, 148,500 प्लस एक फ्रेट इनवर्ड्स लगा है पोर्ट से अपने फैक्ट्री में लेके जाने का, फ्रेट इनवर्ड्स 12,500 का। तो टोटल कॉस्ट 11 lakhs प्लस 44,000 प्लस 12,000 प्लस 148,500 प्लस 12,500, 13,17,000, 13,17,000 ये कंसिडर करेंगे। अच्छा नहीं, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया ना। मिस्टेक ये हो गया कि 11 लाख रुपीस जो ये सीआईएफ वैल्यू है, ये सीआईएफ वैल्यू में तो हमारा जो एक्सपोर्टर ने पे किया है वो भी इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं? इस 11 लाख रुपीस के सीआईएफ में तो एक्सपोर्टर ने जो 50,000 श्रीलंकन रुपीस पे किया वो भी इंक्लूडेड है, तो उसको माइनस करके हटाना पड़ेगा। माइनस चार्ज पेड बाय एक्सपोर्टर, चार्ज पेड बाय एक्सपोर्टर, चार्ज पेड बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने 50,000 इंटू 0.25, 50,000 इंटू 0.25, 12,500 माइनस 13,04,500। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 13,04,500। देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गिवन है आपको, 317 भी गिवन है कि गलती से, जैसी गलती मेरे से हो गई वैसी गलती आपसे भी हो सकती है ना। सीआईएफ में से तो जो एक्सपोर्टर ने पे किया माइनस करेंगे। फिर व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेंगा, जेंगा का टोटल कॉस्ट क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए जेंगा, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? जेंगा का जो फैक्ट्री कॉस्ट है दैट इज 18 lakhs, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 lakhs इंटू 0.25, 4,50,000। फिर बाकी भी बहुत सारे खर्चे अलग से लगे हैं। बाकी और कॉस्ट में क्या क्या है? बाकी कॉस्ट में इंश्योरेंस का खर्चा है, फ्रेट का खर्चा है, कमीशन का खर्चा है। तो देखिए अब इसमें ना अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट हम क्या करेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो वैल्यू के वजह से लगे होंगे और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो यूनिट्स के हिसाब से लगे होंगे। जैसे आपका कंटेनर का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, ये तो यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, लेकिन कमीशन का खर्चा, फिर आपका फ्रेट कह रहा हूं, इंश्योरेंस का खर्चा, ये दोनों आपके वैल्यू के हिसाब से लगेंगे। ज्यादा वैल्यू तो ज्यादा इंश्योरेंस, ज्यादा वैल्यू तो ज्यादा कमीशन। लेकिन कंटेनर का कॉस्ट, कार्टेज का कॉस्ट, ये सब तो यूनिट्स के हिसाब से लगता है ना। तो दो बाइफर्केशन होगा, कॉस्ट एज पर यूनिट्स और कॉस्ट एज पर वैल्यू ऐड करते हैं। अच्छा जेंगा का निकाल रहे हैं तो वो जो दूसरा मटेरियल है उसका भी निकाल लेते हैं ना। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, शायद उसने, हाँ देखिए इसके बाद मटेरियल एक्स का भी पूछा ही है, तो साथ में ही करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जेंगा और मटेरियल एक्स, फैक्ट्री कॉस्ट। तो जेंगा के केस में फैक्ट्री कॉस्ट है 18 lakhs और यहाँ पे 15 lakhs, 18 lakhs का 0.25 और यहाँ 15 lakhs का 0.25, 18 lakh इंटू 0.25, 4,50,000 और 15 लाख का 0.25, 3,75,000 फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। देन फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमारा दूसरा कॉस्ट क्या आने वाला है? दूसरा कॉस्ट एज पर वैल्यू के हिसाब से। तो वैल्यू के हिसाब से देखिए क्या क्या खर्चे हैं हमारे पास। वैल्यू के हिसाब से हमको कमीशन लेना होगा, फिर कमीशन ले लिया, इंश्योरेंस ले लेंगे, और कोई खर्चे हैं जो वैल्यू के हिसाब से लगने चाहिए?
कमीशन का कॉस्ट अपना कितना आया था? कमीशन का कॉस्ट है 148,500। इंश्योरेंस का कॉस्ट है इंश्योरेंस 1,12,500। और कोई कॉस्ट है क्या? 148,500, 1,12,000। इसके अलावा हाँ, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी तो आपकी वैल्यू के हिसाब से ही लगेगी ना। कस्टम कस्टम में 44,000। तो इन तीनों का सम क्या होगा? 148,500 प्लस 1,12,500 प्लस 44,000, 3,05,000। तो ये 3,05,000 को वैल्यू के हिसाब से बांटना है। तो अगर आप वैल्यू देखें तो रेशियो क्या बनेगा? वैल्यू के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं आप। 4,50,000 और 3,75,000, इन दोनों का भी रेशियो बना सकते हैं। या इजी क्या होगा? इजी यही होगा ना कि आप सीधा फैक्ट्री कॉस्ट का रेशियो ले लीजिए, 15 और 18 मींस 15:18 में बांट दीजिए। वही तो वैल्यू है, 15:18 में बांटना है। तो इंटू 18 बाई 33, 3,05,000 इंटू 18 बाई 33, यार अपना 166,363, 166,363। और मटेरियल एक्स के केस में 3,05,000 इंटू 15/33 करेंगे, क्योंकि मटेरियल एक्स की वैल्यू 15 लाख है श्रीलंकन डॉलर, श्रीलंकन रुपीस के हिसाब से। 3,05,000 इंटू 15/33, ये आ रहा है अपना 138,636, 138,636। फिर कॉस्ट वैल्यू के हिसाब से हो गया, अब यूनिट्स के हिसाब से देखना है। कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से, तो यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास क्या क्या है? यूनिट्स के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कॉस्ट होगा? एक होगा आपका फ्रेट का कॉस्ट, एक दूसरा हो जाएगा कार्टेज, जो अपने फैक्ट्री से हम गुड्स लेके जा रहे हैं, और एक कंटेनर का चार्ज। तो ये कार्टेज है 12,500, कंटेनर का 12,000 है। फ्रेट कितना था? फ्रेट है हमारा 1,50,000। तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 1,50,000 प्लस 12,500 प्लस 12,000, 174,500। तो इसे हम बांटेंगे यूनिट्स के हिसाब से। तो जेंगा के यूनिट्स 8,000 है, टोटल यूनिट्स 20,000 है। और मटेरियल एक्स के 12,000 यूनिट्स है, तो 174,500 इंटू 12,000 बाई 20,000, तो 174,500 इंटू 8 बाई 20, 69,800, 69,800। और मटेरियल एक्स के केस में 174,500 इंटू 12 बाई 20, 1,04,700, 1,04,700। तो टोटल क्या आएगा? टोटल अपना आया 4,50,000 प्लस 166,363 प्लस 69,800, 686,163। और मटेरियल, ये जो दूसरा वाला हमारा मटेरियल है, इसकी कॉस्ट 3,75,000 प्लस 138,636 प्लस 104,700, 618,336, 618,336। और यूनिट्स कितने हैं? देखिए 12,000 यूनिट्स आया था मटेरियल एक्स का, और 8,000 यूनिट्स आया था मटेरियल जेंगा का, जिसमें से 5% खराब हो गया। 5% खराब हो गया, तो गुड यूनिट्स क्या होने वाले हैं? 8,000 माइनस 5%, 7,600। कॉस्ट पर यूनिट 686,163 डिवाइडेड बाई 7,600, 90.28, 90.28। और वहीं मटेरियल एक्स के केस में ये यूनिट्स आएगा 12,000 माइनस 5%, दैट इज 114,000। तो 618,336 डिवाइडेड बाई 11,400, 54.24, 54.24।
चलिए चेक करते हैं अब आंसर। तो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट? 90.28 अपना आया ही है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट? 54.24 आया ही है। यही है ना दोनों? यस। फिर फोर्थ, अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्स में एक तो कस्टम होगा और एक आईजीएसटी होगा। कस्टम का तो अपने को पता ही है, 2,20,000 का 80% रिफंड हो जाएगा। 2,20,000 का 80%, 1,76,000 ये रिफंड होगा। और आईजीएसटी का कितना पैसा लगेगा? आईजीएसटी में क्या बोला गया था कि सीआईएफ लेंगे और कस्टम लेंगे, फिर दोनों का टोटल करके जो आएगा उसका 18%। तो सीआईएफ वैल्यू 11 लाख है, कस्टम ड्यूटी 2,20,000 है, सब मिला के 13,20,000 है, जिसका 18% आपको देना है। तो 13,20,000 इंटू 18%, 237,600। आईजीएसटी 13,20,000 का 18%, 237,600 टोटल करिए, प्लस 1,76,000, 4,13,600, 413,600। तो ये टैक्स रिफंड हो जाएगा। फिर if loss of goods was 9% instead of 5%, what will be the amount that will be charged to the statement of PL? तो अगर हमारा लॉस 9% होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना लेके जाते हैं? तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मटेरियल जेंगा के केस में आपको टोटल कॉस्ट मालूम है, मटेरियल एक्स के केस में भी टोटल कॉस्ट मालूम है। यहाँ पे जेंगा के केस में 686,163, मटेरियल एक्स 618,336। तो गुड यूनिट्स, आप कितने गुड यूनिट्स एक्सपेक्ट करते हो? नॉर्मल लॉस को माइनस करके जो आएगा, मैं क्या मान के चलता हूं कि 8,000 यूनिट्स मंगाऊंगा उसमें से 8% खराब आएगा, 12,000 यूनिट्स मंगाऊंगा उसमें 8% खराब आएगा। तो मेरे को पहले से ही अंदाजा है कि 8% तो खराब आएगा ही, तो मैं क्या मान के चलूंगा? कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन, ये जो कॉस्ट लग रहा है ये कितने यूनिट्स में से मेरे को एब्जॉर्ब करना चाहिए? कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन, कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन, कितने यूनिट्स में से इस कॉस्ट को मैं एब्जॉर्ब कर लूं? 8,000 यूनिट्स, इसमें से 8% तो मालूम है कि बेकार आएगा ही आएगा। तो 8,000 माइनस 8% मींस मेरे को ये कॉस्ट 7,360 यूनिट्स में से एब्जॉर्ब करना है। तो कॉस्ट पर गुड यूनिट 686,163 डिवाइडेड बाई 7,360, 93.22। और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं? 1%, 1% ही तो है 8,000 का। तो 93.22 इंटू 80, 1% 80 रुपीज होगा, 80 यूनिट्स होगा, मीन्स 93.22 इंटू 80, 7458 या 7457.4 बोल सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट बात करें तो 7457.4। और यहां पर 12,000 यूनिट्स आया, इसमें से 8% मेरे को मालूम है बेकार आएगा। तो 12,000 माइनस 8%, 11,040 यूनिट्स पे मेरे को ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करना है। तो हर एक गुड यूनिट की कॉस्ट क्या आई? 618,336 डिवाइडेड बाई 11,040, 56 रुपीज एग्जैक्ट आ रहा है ये। और 12,000 का 1%, 120 इंटू 56 इंटू 120, ये आ रहा है 6,444, सॉरी 6,721। तो 7,457.4 प्लस 6,721, 14,178.4, 14,178.4 है ऑप्शन में। यस, देखिए एग्जैक्ट आ गया 14,178.4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार टैली कर लेते हैं। 1 का बी, 2 का ए, 1317 आया इनका। एक बार देखते हैं इन्होंने क्या किया है। देखिए यहाँ 13,4,500 सही लिखा है और यहाँ 1317 लिख दिया, तो ये गलत है, 13 का बी होगा। फिर 2 के केस में ए, अपना भी 2 के केस में ए आया है। 3 के केस में बी, 3 के केस में इनका भी बी आया है। 4 के केस में ए और 5 के केस में सी अपना है। 4 का ए, 5 का सी, सही है। तो यहां तक आज की क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद भी मटेरियल के 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारा मटेरियल का सारा केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 में
मैंने आप लोगों को 1 1926 करा दिया, पार्ट 2 में 40 और 42 करा दिया, और 3 क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए आप इतना प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।